विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हम लोग चैप्टर नंबर 1 साझेदारी के हिसाब और उसका हमने विषय प्रवेश के बारे में उसका थियरी, छोटे प्रश्न और उसमें पूंजी खाता, लाभांश वितरण खाता जैसे खातों से संबंधित प्रश्न, ऐसा हमने 3 पार्ट में उसको पूरा किया। और मैं आपको जैसे चर्चा किया था कि जो उसके बड़े प्रश्न हैं, पूंजी खाते, लाभांश वितरण खाते का जो प्रश्न आएगा, पूंजी खाता, चालू खाता, वो सब हमें चैप्टर नंबर 2 में सीखना है। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 साझेदारी का वार्षिक हिसाब। और वार्षिक हिसाब में ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षा में जो हमारा पेपर स्टाइल है उसके अनुसार आपको बोर्ड में यह 11 नंबर का एक प्रश्न आता है, तो जिसके अंदर आपको सभी प्रकार के खाते पूछे जा सकते हैं, जिसमें व्यापार खाता, लाभांश वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी अथवा चालू खाता और आर्थिक चिट्ठा जिसे हम पक्की तलपट कहते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा प्रश्न आपको इसमें तैयार करना होता है और 11 नंबर का आपको सेपरेट एक प्रश्न होता है, सेक्शन F में आता है ये। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले खातों के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद इसमें समायोजन, उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर स्वाध्याय के हम कुछ प्रश्न हल करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। और आप लोग अच्छी तरह से इसको ध्यान देंगे तो बहुत ही सरल है। और इस चैप्टर में प्रश्न बड़ा है, लेकिन इसमें आपको अगर आपने एंट्री सही ढंग से किया है तो आपको मैक्सिमम मार्क आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए हमको पहले सीखना है एंट्री करना, फिर समायोजन करना और उसके बाद उसके आधार पर व्यापार खाता, लाभांश खाता, वितरण खाता, इन खातों को सबको बंद करके और उस पर से लाभांश और उसकी असर जो है पूंजी खाते, चालू खाते ले जा करके और पक्की तलपट तैयार करना है। तो ये हमारा इसका स्टेप होगा, जिसको हम अच्छी तरह से सवाल को हल करते हुए समझेंगे। सबसे पहले हम खातों को तैयार करने के लिए हम कौन कौन से खाते बनाते हैं और एक खाली पुनरावर्तन के रूप में लेते हैं। हमने कक्षा 11 में इन सब खातों के बारे में हम परिचित हैं, तो उसी आधार पर हमको अब वार्षिक हिसाब जब साझेदारी पीढ़ी का तैयार करना हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें को ध्यान में लेना है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने देखो ये मत बनाया यहाँ पर कि वार्षिक हिसाब तैयार करना, और उसके अंदर हमने जैसे एक बनाया है व्यापार खाता। तो व्यापार खाते में देखिए ए और बी साझेदारी पीढ़ी का तारीख, वर्ष की अंतिम तारीख आएगी के दिन पूरा होने वाले वर्ष का व्यापार खाता, ये इसका टाइटल हुआ, हेडिंग हुई। उसके बाद व्यापार खाते का 2 पक्ष, उधार पक्ष और जमा पक्ष। उधार पक्ष में आपको सामान्य रूप से जो एंट्री आती है, प्रारंभिक स्टॉक आता है, खरीदी आता है, अगर खरीद माल वापसी हो तो उसमें से माइनस होता है। उसके बाद खरीदी के खर्च आते हैं, जैसे मजदूरी है, रेलवे भाड़ा है, ये सब आएंगे। जमा पक्ष में बिक्री होगा, बिक्री के बाद बिक्री माल वापसी हो तो माइनस होगा। और इसके बाद इसमें आपको सकल हानि, अगर उधार का टोटल ज़्यादा है तो जमा पक्ष में आपको सकल हानि मिलेगी, और अगर जमा का टोटल ज़्यादा है तो उधार पक्ष में आपको क्या मिलेगा, सकल लाभ मिलेगा। और यहाँ पर खरीदी में से अगर किसी तरह से माल की आवक हुई है, आहरण से गया माल, चोरी से गया माल, ऐसा कोई भी माल गया है तो खरीदी में से आपको उसको भी माइनस करना है। तो ये हमारा व्यापार खाते का छोटा सा प्रारूप है और इसी आधार पर हमको बनाना है। लगभग ये सामान्य एंट्री जो होती है वो मैं आपको दर्शा रहा हूँ उसके अंदर। फिर देखिए अगला खाता बनता है, वो बनता है लाभांश खाता। लाभांश खाता भी उसी तरह से है कि अंतिम तारीख के दिन पूरे होने वाले वर्ष का लाभांश खाता, इस तरह से हेडिंग बनता है इसका। यहाँ भी उधार जमा 2 पक्ष होगा। उधार पक्ष में आप देख पाएंगे तो इसमें मैंने हेडिंग खाली लिखा है प्रबंधकीय खर्च, जिसमें वेतन है, बीमा प्रीमियम है, इन सब बातों का समावेश होता है। बिक्री वितरण खर्च, जिसमें जैसे विज्ञापन खर्च, सेल्समैन का कोई वेतन वगैरह है, मुसाफरी खर्च है, तो इन सब चीज़ों का समावेश होगा। बट्टा वगैरह आएगा इसके अंदर दिया जाएगा। उसके बाद वित्तीय खर्च, वित्तीय खर्च में लोन का ब्याज वगैरह होगा तो इसके अंदर दर्शाया जाएगा। उसके बाद अन्य खर्च, जैसे डूब ऋण का प्रावधान या व्यवस्था करना है, घिसाई की व्यवस्था करना है, वो सारी चीज़ें इस हेडिंग में आएंगी। और उसके बजाय जमा पक्ष में प्राप्ति या आवक लिखा जाएगा। उसके पहले अगर व्यापार खाते में से शुद्ध सकल लाभ हुआ है तो उसको यहाँ जमा करेंगे, और सकल हानि हुई तो इसको यहाँ पर ला करके उधार कर देंगे।
और इस तरह दर्शाने के बाद फिर ये एंट्री करेंगे। तो कुल मिला के जमा में हमको आवक बताना है, उधार में खर्च बताना है, फिर अंतर निकालेंगे। तो अगर जमा ज़्यादा है तो उधार तरफ में हमको क्या मिलेगा, शुद्ध लाभ मिलेगा। उसी तरह से अगर उधार ज़्यादा है तो जमा पक्ष में शुद्ध हानि मिलेगी। अब ये शुद्ध लाभ, यहाँ जैसे हमको सकल लाभ मिला, सकल लाभ तो हम लाए यहाँ पर व्यापार लाभ हानि खाते के जमा में। अब यहाँ उधार में हमको क्या मिला, शुद्ध लाभ, तो इसको हम जाएंगे लाभ हानि वितरण खाते में। तो लाभ हानि वितरण खाते में जाएंगे तो इस तरह देखिए यहाँ पर है लाभ हानि वितरण खाता का हेडिंग हो गया और उसके उधार जमा पक्ष लिख करके तो यहाँ जमा पक्ष में आएगा शुद्ध लाभ जो हम लाएंगे लाभ हानि खाते से, वो दर्शाएंगे। और इसके जमा पक्ष में साझेदार के आहरण पर ब्याज, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा सवाल में, उस तरह से आहरण पर मान लो 2 भागीदार हैं ए और बी, तो दोनों का ब्याज लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पूंजी पर ब्याज, जैसे 2 भागीदार हैं तो उनका पूंजी का ब्याज यहाँ लिखा जाएगा। साझेदार को वेतन दिया तो उसको यहाँ लिखा जाएगा, साझेदार का कमीशन है तो उसको यहाँ लिखा जाएगा। तो इस तरह साझेदार को जो भी चुकाएगी पीढ़ी उसको यहाँ पर दर्शाएगी। और उसके बाद वितरण पात्र लाभ निकाला जाएगा। दोनों तरफ का अंतर, जमा ज़्यादा होगा तो वितरण पात्र लाभ आएगा, उधार ज़्यादा होगा तो वितरण पात्र हानि आएगी। और इस वितरण पात्र लाभ या हानि को अनुपात दिया रहेगा, उसी अनुपात में आपको बांटना है। समान हिस्से में है या जो अनुपात है उस अनुपात में बांट देंगे। तो ए और बी जैसे मान लो वितरण पात्र लाभ हुआ, उसको हम बांट देंगे। इसको बांटने के बाद फिर हमने साझेदारों का पूंजी खाता बनाया है। हो सकता है चालू खाता भी हो, अगर स्थिर पूंजी खाता है तो बस इसी तरह से चालू खाता बन जाएगा। और ये जो लाभ हम बांटेंगे उसको देखिए यहाँ लास्ट में लिख देंगे वितरण पात्र लाभ, यहाँ दर्शा देंगे ए को जितना मिला है बी को जितना मिला है। अगर यहाँ पर हानि हुआ होता वितरण पात्र तो बांट करके यहाँ हम इसको उधार लाते, वितरण पात्र हानि, ए को कितना मिला बी को कितना मिला। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एक खाता दूसरे से संबंधित है। व्यापार खाते का लाभ या हानि लाभ हानि खाते में आएगा, और लाभ हानि खाते का लाभ या हानि वितरण खाते जाएगा, और वितरण खाते का वितरण पात्र लाभ या हानि वो पूंजी या चालू खाते जाएगा। अब पूंजी खाते में जैसे हमने चैप्टर 1 में सीखा उसी तरह से देखिए जमा तरफ में पहले तो पूंजी का शेष आएगा, शेष आगे लाए जो भी होगा। फिर अंतिम तारीख को पूंजी पर ब्याज लिखेंगे, दोनों भागीदारों का जो भी होगा। फिर उसी अंतिम तारीख को साझेदार का वेतन है, कमीशन है, जो गिनना है उसको लिखेंगे। और वितरण पात्र लाभ हुआ तो उसको दर्शा देंगे, सब अंतिम तारीख में आएगा। इधर तरफ में अगर डेट दिया है तो लिखेंगे, नहीं तो फिर प्रारंभिक डेट जो भी है आहरण की दर्शाएंगे। और उसके बाद अंतिम तारीख में आहरण का ब्याज दर्शाएंगे। और उसके बाद जो है दोनों पक्ष का योग करेंगे। तो जैसे मान लो ए का टोटल किया तो यहाँ जमा ज़्यादा है तो उधार तरफ में शेष आगे ले गए, इसको हम कहते हैं ए का जमा शेष। उसी तरह बी का टोटल किया, यहाँ शेष है तो उसको कहेंगे हम जमा शेष बी का, तो शेष आगे ले गए दर्शाएंगे। और ये शेष हम कहाँ ले जाएंगे, पक्की तलपट में ले जाएंगे। अगर यही चालू खाता होता तो हो सकता है कि ए का यहाँ ज़्यादा होता तो बी का यहाँ ए का यहाँ शेष निकलता है तो शेष आगे ले गए, यानी उधार शेष चालू खाते का ऐसा भी हो सकता था। तो इस तरह हमने पूंजी खाता में दर्शाया इसको। अब हम बनाते हैं पक्की तलपट। इसका हेडिंग होता है तारीख, अंतिम तारीख 31, 3, 17, 18 जो भी हो के दिन की पक्की तलपट। ये किसी निश्चित दिन बनाई जाती है तो ऐसा लिखा जाता है। और सबसे पहले इसमें हम जो पूंजी खाते का मान लो जमा शेष आया है तो जमा शेष हम देखो यहाँ दर्शा दिए। पूंजी खाता है ए और बी दोनों का शेष यहाँ लिख दिए, दायित्व में लिख दिए। अगर मान लो ये चालू खाता होता, उधार शेष आता तो उसको हम संपत्ति में ले आते, वो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह पूंजी खाते का जमा शेष जो था वो हमने दायित्व में दर्शा दिया। उसके बाद यहाँ बिन चालू दायित्व आएगा, तो बिन चालू दायित्व में लोन है, डिबेंचर है, प्रोविडेंट फंड है, वो सब दर्शा देते हैं। और चालू दायित्व में अन्य है, जैसे लेनदार है, देनी हुंडी है, चुकाना बाकी खर्च है, वो सारी चीज़ें यहाँ बताएंगे। तो ये इसका नाम ही पूंजी दायित्व। तो पूंजी दायित्व पक्ष में हमको ये सब विगत बताएंगे। और उसके बाद संपत्ति लेना पक्ष में हमको स्थिर संपत्तियाँ दर्शानी है, जमीन, मकान, फर्नीचर, यंत्र, ये सब यहाँ बताएंगे। और समायोजन घिसाई वगैरह है तो घटा के दर्शाएंगे। और उसके बाद चालू संपत्तियां हैं, देनदार है, अंतिम स्टॉक है, मिलना बाकी आवक है, वो सब यहाँ दर्शाएंगे। तो 2 टाइटल में यहाँ पर लिख देंगे। टाइटल इसलिए लिखते हैं कि हमको थोड़ा प्रश्न को हल करने में और समझने में सरलता रहती है, तो ऐसा लिख देना चाहिए। और इस तरह हम फिर लास्ट में क्या करेंगे कि दोनों पक्ष का योग इसको करेंगे तो दोनों पक्ष का योग एक जैसा आएगा। और इस तरह से हमारा वार्षिक हिसाब तैयार हो गया। तो वार्षिक हिसाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, व्यापार खाता, उसके बाद हमने देखा लाभ हानि खाता, उसके बाद हमने देखा लाभ हानि वितरण खाता, और फिर साझेदार का पूंजी या चालू खाता, और फिर आता है पक्की तलपट। ये आपका 11 नंबर का प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। और ये हम सीख चुके हैं 11वीं में भी,
और उसी खाली ये 2 खाते हम चैप्टर नंबर 1 में सीखे, वितरण खाता और पूंजी खाता, वो हमने 12वीं में चैप्टर नंबर 1 में सीखा। बाकी हमको 11वीं में हमने सीख लिया है कि व्यापार खाता, लाभांश खाता और पक्की तलपट, ये हम पहले से जान रहे हैं इसके बारे में। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो हमको ध्यान में आ जाता है। तो इस तरह से आपको मैंने खाते के बारे में समझ दिया। अब आपको हम समझाते हैं थोड़ा सा समायोजन। जो हम 11वीं में समायोजन किए थे, लगभग उसी तरह का समायोजन आपको 12वीं में भी करना है। तो वो समायोजन जरा एक बार देखते हैं, जिसमें समायोजन की प्रविष्टि और समायोजन की असर हम दोनों देखेंगे इसके अंदर। चलिए देखते हैं इसमें समायोजन में मैंने कॉलम बनाया है अनुक्रम, समायोजन, उसकी प्रविष्टि और उसका प्रभाव। तो लगभग एक समायोजन की कम से कम 2 प्रभाव आपको देखने को मिल लेते हैं, जो आपने 11वीं में भी सीखा हुआ है। अब यहाँ देखिए अंतिम स्टॉक है। अगर इसकी हम प्रविष्टि करना चाहें तो अंतिम स्टॉक खाता उधार कहेंगे और व्यापार खाते का जमा बोलेंगे। ठीक है, 2 असर देखिए, एक व्यापार खाते के जमा पक्ष में और दूसरा है पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में। इसकी 2 असर जाएगी। समायोजन अगर हमको दिया है तो इस तरह हम लिखेंगे। समायोजन नंबर 2 देखिए, चुकाना बाकी खर्च, जैसे चुकाना बाकी वेतन, चुकाना बाकी ब्याज, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो चुकाना बाकी खर्च, उसकी प्रविष्टि करेंगे संबंधित खर्च, जो भी चुकाना बाकी हो तो खर्च, तो संबंधित खर्च खाता उधार करेंगे और चुकाना बाकी खर्च खाते जमा करेंगे, क्योंकि दायित्व है वो। और इसके असर बताएंगे तो खर्च या तो व्यापार खाते संबंधित होगा या तो लाभांश खाते संबंधित होगा, दोनों में से जिससे संबंधित हो उस खाते में इसको उधार करेंगे और उसके बाद पक्की तलपट में ले जाकर पूंजी दायित्व पक्ष में दर्शाएंगे। और ये भी ध्यान रखने का है कि जैसे कोई खर्च है व्यापार लाभांश खाते संबंधित, उसमें जोड़ देंगे उधार पक्ष में चुकाना बाकी, और दूसरा पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में लिख देंगे। उसके बाद आता है अग्रिम चुकाया खर्च। अब अग्रिम चुकाया खर्च, जिसको हम पेशगी चुकाया खर्च भी कहते हैं, तो ये चुकाना बाकी से उल्टा है। तो देखिए इसकी एंट्री क्या हुई, अग्रिम चुकाया खर्च खाते उधार और खर्च खाते जमा, जो भी संबंधित खर्च हो उसका नाम देखेंगे। असर देखिए, व्यापार या लाभांश खाते में उधार में जो खर्च है उसमें से माइनस करेंगे, घटा देंगे, एक असर। और दूसरी असर पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में दर्शा देंगे। तो यानी आपने जो यहाँ किया है चुकाना बाकी खर्च में, उसका उल्टा आपको करना है अग्रिम चुकाया खर्च में। आगे इसके बाद है मिलना बाकी आय। अब मिलना बाकी आय अपना लेना बनता है, तो देखिए इसकी प्रविष्टि हुई, मिलना बाकी आय खाते उधार और आवक खाते, जो भी संबंधित आवक है, ब्याज है, कमीशन है, जो भी है, तो खाते जमा। असर देखिए, लाभांश खाते के जमा पक्ष में जो भी आवक हो उसमें जोड़ दो, पहली असर है। और दूसरी असर है पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में दर्शाएंगे। तो इस तरह इसकी 2 असर हो गई। अब उसी तरह से देखिए अग्रिम प्राप्त आय या पेशगी प्राप्त आय, तो इसके लिए हम आवक खाता उधार कर देंगे, उसका उल्टा, और अग्रिम प्राप्त आय खाते जमा कर देंगे। और असर भी इसके उल्टे बताएंगे, लाभांश खाते के जमा पक्ष में जो भी आवक है उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस, और दूसरी असर पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में दर्शा देंगे। तो इस तरह से खर्च और आवक संबंधित ये समायोजन हो सकता है। अब आता है संपत्ति पर घिसाई छठा है। कोई भी संपत्ति हो सकती है, उस पर घिसाई हो सकता है, तो उसके लिए प्रविष्टि अगर बनाना चाहें तो घिसाई खाता उधार और संबंधित संपत्ति खाते जमा। जैसे मकान है तो मकान खाते जमा, फर्नीचर तो फर्नीचर खाते जमा। असर देखिए, लाभांश खाते के उधार पक्ष में जो भी संपत्ति है उसकी घिसाई खाते उधार कर देंगे। दूसरी असर पक्की तलपट के संपत्ति में से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, जितनी घिसाई गिननी होगी। तो ये समायोजन प्रविष्टि हुई। अब आता है समायोजन नंबर 7। 7वां समायोजन देखिए डूबत ऋण का है। डूबत ऋण की व्यवस्था हमेशा देनदार पर होती है, तो इसके अंदर इसकी प्रविष्टि होती है, क्योंकि लाभांश खाते उधार करना पड़ता है, खर्च है, तो डूबत ऋण खाते उधार और देनदार खाते जमा, नुकसान होने से। तो इसकी असर देखिए, लाभांश खाते के उधार पक्ष में एक असर और दूसरी असर पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में देनदार होता है उसमें से घटा दो। तो ये 2 असर हो गई। उसी तरह से डूबत ऋण अनामत, ये भी प्रावधान है, व्यवस्था है, तो इसको हम लाभांश खाते उधार बताएंगे और डूबत ऋण अनामत खाते जमा बताएंगे प्रविष्टि के रूप में। असर देखिए, तो लाभांश खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे एक तो, और दूसरा पक्की तलपट में देनदार में से घटाएंगे। तो जैसा हमने डूबत ऋण का किया था प्रावधान, वैसे अनामत का भी करेंगे। ये दोनों चीज़ें हो गया, जैसा एक जैसा हो जाएगा। फिर आता है साझेदार की पूंजी पर ब्याज कितना है, ये नया है। तो साझेदार की पूंजी पर ब्याज के लिए प्रविष्टि लिखना हो तो पूंजी पर ब्याज खाते उधार और साझेदार की पूंजी खाते जमा, क्योंकि पूंजी का ब्याज होगा साझेदार की पूंजी बढ़ेगी। तो ये प्रविष्टि हो गई। असर कैसे बताएंगे, असर हम बताएंगे इसको लाभांश वितरण खाते। अब ध्यान रखना है, हम लाभांश वितरण खाता साझेदार का बनाएंगे, तो लाभांश वितरण खाते के उधार पक्ष में, और दूसरी असर
पूंजी या चालू खाता के जमा पक्ष में। तो ये दो असर, इसके दो प्रभाव बताएंगे। अब उसी तरह से आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज है तो साझेदार के आहरण खाता उधार और आहरण पर ब्याज खाते जमा, इस तरह से एंट्री करेंगे क्योंकि आहरण बढ़ता है ब्याज जुड़ने से। तो ये असर हो गई। असर देखिए, लाभांश वितरण खाते में इसको हम जमा करेंगे क्योंकि पूंजी का उल्टा है, पूंजी का ब्याज का उल्टा है, और पूंजी या चालू खाते उधार करेंगे। तो यानी पूंजी का ब्याज और आहरण का ब्याज दोनों का विपरीत असर हो रहा है। फिर उसके बाद आता है जैसे स्टेशनरी का स्टॉक। तो स्टेशनरी का स्टॉक है तो इसके लिए हम प्रविष्टि बताएंगे स्टेशनरी का स्टॉक या अंतिम स्टॉक खाते उधार और स्टेशनरी खर्च खाते जमा। असर इस तरह होगा, लाभांश खाते के उधार पक्ष में जो हमारे पास स्टेशनरी खर्च है उसमें से माइनस करेंगे, घटाएंगे, और दूसरी असर पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में दर्शाएंगे। तो इस तरह से ये समायोजन हमने लगभग 10-11 लिए हैं यहाँ पर। बाकी अपने सवाल जो आएगा तो उस प्रश्न में अपने हल करते करते समायोजन साथ में आपको और भी अच्छी तरह समझाते जाएंगे। ये स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 8वें प्रश्न में है, ब्रह्मा और विष्णु 3:2 में लाभांश बांटने वाले साझेदार हैं और 31/3/17 को उनकी सकल तलपट आपको दिया है और समायोजन दिया है, उसके ऊपर से वार्षिक हिसाब तैयार करना है। तो हमको प्रश्न के अंदर इस तरह से सकल तलपट दिया रहेगा और उसके बाद उसके नीचे यहाँ देखो जी इस तरह से समायोजन दिया रहेगा। ये दो चीज़ें आपको दी रहेंगी, इनके ऊपर से आपको तैयार करना होता है वार्षिक हिसाब। तो अब इसमें थोड़ा समायोजन देख लेते हैं खाली एक बार। जैसे मशीनरी पर 6% घिसाई गिनना है तो इसको हम मशीनरी में से माइनस करेंगे और लाभांश खाते के उधार में लिखेंगे। फिर है फर्नीचर फिक्चर्स, 20% घिसाई गिनना है तो फर्नीचर पर हम 20% माइनस करेंगे, लाभांश खाते उधार कर देंगे। देनदारों में से 500 डूबोतनी करना है तो देनदार में से 500 माइनस करेंगे और लाभांश खाते के उधार पक्ष में लिख देंगे। ब्रह्मा और विष्णु को 5,000 और 4,000 वार्षिक वेतन देना है। ध्यान रहे, अगर यहाँ मासिक वेतन दिया हो तो हम 12 का गुणा करके वार्षिक बना लेंगे, लेकिन यहाँ तो क्या हुआ है, पहले से ही हमको वार्षिक दिया है तो वार्षिक वेतन जो दिया है वो उतने हम लिखेंगे। तो वो ब्रह्मा का 5,000 और विष्णु का 4,000 साझेदार का वेतन है तो इसको हम पूंजी या चालू खाते में क्या करेंगे, जमा करेंगे और लाभांश वितरण खाते में उधार कर देंगे। और फिर उसके बाद है 500 रुपया कमीशन मिलना बाकी है तो कमीशन मिलना बाकी है तो लाभांश के जमा पक्ष में हो जाएगा और दूसरा चला जाएगा पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में। और उसके बाद है अदत्त वेतन 3,000 है, अदत्त वेतन 3,000 है तो लाभांश खाते के उधार में अगर वेतन है तो प्लस हो जाएगा और पूंजी दायित्व पक्ष में जाएगा। तो एक बार हमको एक नज़र समायोजन को देख लेना चाहिए तो हमको पहले से पता हो जाए कि किस पर समायोजन है। और यहाँ पर भी आप समझ लीजिए, उधार बाकी है आहरण तो पूंजी या चालू खाते इसको हम उधार करते थे, यहाँ तो चालू खाता बनना नहीं है क्योंकि आपको चालू खाते का शेष नहीं दिया है। तो ये अस्थिर पूंजी पद्धति है तो पूंजी खाते उधार चला जाएगा। भाड़ा पट्टा का मकान संपत्ति में होगा, उधार पक्ष की जो बाकी होगी या खर्च में होगा या तो संपत्ति में होगा, यही असर होता है इसमें। और यहाँ देखिए आंतरिक समायोजन है 1/4/16 से 10 वर्ष के लिए तो 10 का भाग दे करके वार्षिक उसका अपलिखित रकम निकाल लेंगे और उसके बाद उसको लाभांश खाते उधार करेंगे और इसमें से घटा देंगे। फिर मशीनरी देखिए संपत्ति में दिया बट्टा लाभांश खाते उधार। देनदार है तो संपत्ति में, संपत्ति लेना पक्ष में चालू संपत्ति है ये। जावक माल गाड़ी किराया, जावक माल गाड़ी किराया लाभांश खाते के उधार पक्ष में जिसको हम बिक्री वितरण खर्च बोलते हैं। फर्नीचर फिक्चर्स ये संपत्ति में लिखा जाएगा। फिर वेतन है प्रबंधकीय खर्च में आता है, लाभांश खाते उधार होगा। ये डूबत ऋण, अब समझिए ये डूबत ऋण जो है कच्ची तलपट है तो ये कच्ची तलपट में दिया इसको हम क्या बोलेंगे, डूबत ऋण का कच्ची तलपट। और ये देखिए समायोजन में जो डूबत ऋण दिया है इसको हम बोलेंगे डूबत ऋण सा यानी समायोजन। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है आपको। तो ये कच्ची तलपट में डूबत ऋण है तो इसको हम लाभांश खाते में उधार पक्ष में दर्शाएंगे। उसके बाद आता है लेनी हुंडी। लेनी हुंडी जो है ये संपत्ति में लिखी जाएगी, चालू संपत्ति है। व्यापार खर्च प्रबंधकीय में लिखो चाहे बिक्री वितरण में लिखो तो व्यापार खर्च लिख सकते हैं इसको। उसके बाद रोकड़ शेष चालू संपत्ति में लिखेंगे। और यहाँ देखिए स्टॉक आपको 31/3 का दिया है यानी आपको अंतिम स्टॉक दिया है, समायोजन नहीं है, इसलिए इसको हम सीधे कहाँ लिख देंगे, संपत्ति में लिख देंगे। फिर उसके बाद है पूंजी खाता, देखिए यहाँ दिया है तो दोनों की पूंजी दिया हुआ है तो पूंजी खाते जमा लिख देंगे हम। शेष आगे लाए, ब्रह्मा की पूंजी और विष्णु की पूंजी। फिर ब्रह्मा की लोन, ब्रह्मा साझेदार है और साझेदार है तो उसकी लोन हम दर्शाएंगे पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में। कौन सी तारीख को लोन दिया है, 1/7/16। ये देखिए 1/7/16 से
ये देखिए 31/3/17, इसको हम वर्ष के अंत तक गिनेंगे तो 9 महीना हो रहा है। तो इसका जो ब्याज होगा तो वो 9 महीने का ब्याज इसको हम चुकाना पड़ेगा इसको 9 महीने का। तो 9 महीने का ब्याज जो बनेगा वो साझेदार है तो भले ब्याज का दर नहीं दिया है तो उसको हम 6%, चैप्टर नंबर 1 में सीखे थे हम प्रकरण 1 में, तो 6% इसको ब्याज हम गिन करके उसको हम लाभान खाते में उधार लिखेंगे। तो एक एंट्री लाभान खाते उधार में ब्याज आएगा और दूसरी असर ब्याज जो हो जाएगा पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में। तो ये आंतरिक समाधान, ये भी समझिएगा। प्राप्त बट्टा है, आवक है, लाभान खाते जमा होगा। लेनदार ये दायित्व है तो चालू दायित्व में लिखेंगे। कमीशन आवक है, लाभान खाता जमा होगा। देनी हुंडी दायित्व है, चालू दायित्व में लिखेंगे। यहाँ देखिए व्यापार खाता दिया है, तो व्यापार खाता का मतलब आपको व्यापार खाते की बाकी, कौन सी बाकी दिया है आपको, जमा, यानी ये सकल लाभ आपको दे रखा है पहले से, तो ये सकल लाभ कहा जाएगा। तो ये सकल लाभ जो है इसको हम लाभान खाते के जो है जमा पक्ष में इसको दर्शा देंगे। तो इस तरह मैंने आपको संक्षिप्त में ये सवाल के बारे में समझ दिया। अब इसके ऊपर से हम प्रश्न को हल करते हैं। आपको किताब अपने सामने रखने का स्वाध्याय का 8वां प्रश्न है और इसका हल कैसे होगा वो अपने एक साथ करते जाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 को हल करने के लिए मैंने पहले से खाते बना रखे हैं ताकि वीडियो थोड़ा संक्षिप्त में और जल्दी हो जाए। तो देखिए पहले हमने हेडिंग में ब्रह्मा विष्णु और विष्णु के साझेदारी पीढ़ी का तारीख 31/3/17 के दिन पूरा होने वाला वर्ष का लाभान खाता, आपने देखा था व्यापार खाते का शेष दिया है यानी सकल लाभ दिया था, इसलिए हमने व्यापार खाता नहीं बनाया, तो लाभान खाता हो गया। उसके बाद आता है दूसरा नंबर है ये लाभान वितरण खाता बना दिया हमने पहले से, और साझेदारों का ये पूंजी खाता बना दिया। तो साझेदारों का पूंजी खाता बना करके फिर देखिए यहाँ पर पक्की तलपट बना दिया यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसकी पहले गणना कर लेंगे इसके अंदर, मतलब इसमें देखिए मैंने गणना यहाँ दर्शाया है। जैसे ब्रह्मा की लोन मैंने आपको बताया था 50,000 की लोन है, तो 50,000 की लोन पर 6% ब्याज साझेदारी करार में अपने पढ़े थे, तो 6% उसको साझेदार को ब्याज देंगे और 9 महीना होता है तो 9 महीने का निकालेंगे तो कितना आया 2250 रुपया उसका ब्याज आया। एक गणना ये आपको करनी होगी। मशीनरी पर घिसाई, अब मशीनरी पर घिसाई 6% है तो 50,000 की मशीनरी है, 6% करेंगे 6 बटे 100 हुआ, यानी मशीनरी पर घिसाई कितनी आएगी 3,000 आएगी। फर्नीचर फिक्चर पर घिसाई 20% करना है तो ये देखिए 5,000 रुपया है और उसका 20% किया तो 1,000 आया। उसके बाद एक भाड़ा पट्टा का मैंने बताया आंतरिक समाधान है, तो भाड़ा पट्टा 10 वर्ष के लिए है तो उसकी अब लिखित कितनी रकम होगी, तो कैसे निकालेंगे, भाड़ा पट्टा की कीमत और बटे जितना वर्ष है 10 वर्ष है, 10 का भाग दे दिया तो 6,000, इसकी अब लिखित की रकम आ गई। तो ये गणना हमने शॉर्ट में पहले कर दिया है ताकि अब सवाल करते समय हमको ध्यान में रहेगा। तो अब देखिए अपने सवाल करते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न में देखिए सबसे पहले सवाल में आपको दिया है उधार तरफ में आहरण, तो आहरण की रकम दिया है तो हम इसको पूंजी खाते में उधार लिखेंगे। तो पूंजी खाते उधार में आहरण, अब यहाँ आपको तारीख तो दिया नहीं इसके अंदर तारीख, तो आप चाहो तो शुरू की तारीख लिख सकते हो या कोई तारीख दिया हो तो वो डेट आपको लिखना चाहिए इसके अंदर, लिख सकते हैं इसके अंदर। तो मान लो हमको नहीं दिया तो अपने यहाँ पर 1/4 यहाँ दर्शा सकते हैं अगर लिखना हो तो यहाँ पर ब्रह्मा का आहरण, तो ब्रह्मा का आहरण कितना बताया इसने 5,000, तो ब्रह्मा का आहरण में 5,000 और विष्णु का आहरण कितना 5,000, तो दोनों साझेदारों का हमने आहरण लिख दिया है। आपकी बुक में भाड़ा पट्टा का मकान दिया है तो ये संपत्ति में जाएगा। ये देखिए पक्की तलपट के ये संपत्ति पक्ष में, तो संपत्ति पक्ष में बिन चालू संपत्ति है भाड़ा पट्टा का मकान, तो भाड़ा पट्टे का मकान है रकम है 60,000, तो ये हमने 60,000 यहाँ लिख दिया 60,000। और इसका हम असर बताते चलते हैं क्योंकि हमने गणना कर लिया है, तो हमने 10 वर्ष का पट्टा है तो इसका अपलिखित कितनी रकम आई थी 6,000 आई थी, जो हमने गणना दर्शाया आपको पहले से। तो इस तरह से भाड़े पट्टे का मकान ये कितना माना जाएगा, बाहर आएगा इसके अंदर घटा करके, तो ये रकम आएगी 54,000, इसको बाहर लिख देंगे 54,000, ये समझो साथ में हो गया। और ये संपत्ति है, संपत्ति में से जो घटेगा घिसाई के रूप में अपलिखित के रूप में उसको हम लाभान खाते के उधार पक्ष में ले जाएंगे। तो लाभान खाते के उधार पक्ष में ले जाएंगे तो ये देखिए लाभान खाता है, इसके उधार पक्ष में अन्य खर्च, तो अन्य खर्च में हम यहाँ लिख सकते हैं अपलिखित पट्टा का मकान, वो कितनी रकम यहाँ बता देंगे यहाँ पर 6,000। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ दर्शा दिया। उसके बाद आपके बुक में है मशीनरी, तो मशीनरी भी संपत्ति में आती है, तो संपत्ति में मशीनरी दर्शाएंगे। तो मशीनरी की कीमत आपको दिया है 50,000, तो यहाँ हमने मशीनरी की वैल्यू बता दिया 50,000। और उस पर घिसाई जैसा हमने गिना है, तो घिसाई हमने गिना था 50,000 का 6% किया था तो 3,000, तो 3,000 घिसाई का इसमें से माइनस हो गई।
और इसको घटा करके हम लिखेंगे तो ये रकम आएगी बाहर 47,000, यानी घिसाई घटाकर मशीनरी हुई 47,000। अब ये मशीनरी की घिसाई ये लाभांश खाते में दूसरी असर जाएगी, समायोजन है, तो लाभांश खाते में हमने देखो उधार पक्ष में अन्य खर्च में टाइटल में मशीनरी पर घिसाई, तो मशीनरी पर घिसाई हम कितना बताएंगे यहाँ पर घटा करके जो माइनस किए तो वो रकम यहाँ बता देंगे इसके अंदर, तो ये रकम हो जाएगी 3,000 मशीनरी पर घिसाई। उसके बाद हमारे बुक में दिया है दिया बट्टा। अब दिया बट्टा जो है वो देखा जाए तो बिक्री वितरण खर्च है, तो लाभांश खाते के उधार पक्ष में आएगा, तो दिया बट्टा, और दिया बट्टा की रकम है 350, ये रकम हमने यहाँ दर्शा दिया 350। फिर उसके बाद है देनदार। देनदार हम लिखेंगे पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में, तो देखिए संपत्ति में चालू संपत्ति है वहाँ पर हमने दर्शाया है देनदार, और यहाँ देनदार की रकम है 40,000, तो ये देनदार की रकम हमने लिख दिया 40,000, यहाँ दर्शा दिया। अब इसका हम समायोजन कर लें तो ये पूरा हो जाएगा, तो यहाँ समायोजन करते हैं, तो समायोजन यहाँ डूबत ऋण दिया है माइनस समायोजन नंबर आपने जो दिया इसके अंदर दूसरा, तो देनदार पर 500 डूबत ऋण अपलिखित करो, तो डूबत ऋण हमने 500 इसमें अपलिखित कर दिया, एक साथ ये भी काम हो जाएगा। तो 40,000 में ये 500 हम इसको माइनस कर देंगे, तो बाहर रकम आएगी 39,500, और ये 500 रुपया जो है माइनस किया वो हम लाएंगे लाभांश खाते में अन्य खर्च में, तो अन्य खर्च में डूबत ऋण समायोजन, तो समायोजन कितना है 500, ये आपको टाइटल ध्यान रखने का, डूबत ऋण कच्ची तलपट प्लस डूबत ऋण समायोजन प्लस डूबत ऋण अनामत समायोजन, और उसमें से माइनस करो डूबत ऋण अनामत कच्ची तलपट। तो कच्ची तलपट और समायोजन ऊपर सबसे ऊपर कच्ची तलपट, सबसे नीचे कच्ची तलपट और बीच में समायोजन, तो ये प्लस होंगे और नीचे माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर आपको डूबत ऋण अनामत समायोजन नहीं दिया है, डूबत ऋण अनामत कच्ची तलपट नहीं दिया है, और कच्ची तलपट में डूबत ऋण दिया है हमको, तो कच्ची तलपट में डूबत ऋण जो दिया वो रकम हम लिख देंगे यहाँ पर। तो कच्ची तलपट में जो डूबत ऋण दिया है वो आपको दिया है 1200 रुपया, तो ये 1200 रुपया हमने यहाँ लिख दिया, और इस तरह से और कोई रकम नहीं है तो इसको हम जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा यहाँ बाहर 1700 रुपया यहाँ दर्शा देंगे। तो ये डूबत ऋण का हमारा कंप्लीट हो गया, कोष्टक तैयार हो गया, इसका टेबल जो हमने बनाया था तैयार हो गया। अब उसके बाद आता है दिया बट्टा हो गया, देनदार हो गया। अब जावक माल गाड़ी किराया, तो जावक माल गाड़ी किराया ये बिक्री वितरण खर्च है, तो उसको हम दर्शाएंगे वहाँ पर, तो जावक माल गाड़ी किराया, जावक माल गाड़ी किराया की रकम है 1200 रुपये, तो ये हम लिख देंगे 1200, कोई समायोजन नहीं है तो रकम बाहर लिखो, समायोजन है तो रकम अंदर लिखो, ये भी ध्यान रखने का। और उसके बाद आता है जावक माल गाड़ी पर फर्नीचर फिक्चर्स, ये संपत्ति है, तो पक्की तलपट में चलेंगे, तो पक्की तलपट में फर्नीचर और फिक्चर्स, तो फर्नीचर और फिक्चर्स हमको यहाँ जो दर्शाया है वहाँ रकम दर्शाएंगे। तो फर्नीचर फिक्चर्स की रकम है कितना है 7,500 फर्नीचर और फिक्चर्स, तो इसके अंदर फर्नीचर और फिक्चर्स की रकम है 5,000 है, तो 5,000 फर्नीचर और फिक्चर्स की रकम है, तो यहाँ बताएंगे 5,000, और उस पर घिसाई है 20%, तो हम घिसाई जो जैसे गिने थे उस तरह से 1,000। अब इसको हम घटाएंगे तो बाहर रकम कितनी आएगी 4,000, और इसकी दूसरी असर अन्य खर्च में लाभांश खाते में, तो अन्य खर्च में यहाँ पर फर्नीचर पर घिसाई जो हमने गिना उसको यहाँ लिखेंगे 1,000, तो ये दूसरी असर इसकी हो गई समायोजन के साथ। उसके बाद आता है वेतन, तो वेतन हमको लाभांश खाते में दर्शाना है, तो लाभांश खाते में प्रबंधकीय खर्च के रूप में बताएंगे, तो प्रबंधकीय खर्च में वेतन है 7,500, तो यहाँ 7,500 यहाँ हम दर्शा सकते हैं इसके अंदर प्रबंधकीय खर्च में 7,500। उसके बाद है वेतन, वेतन के बाद है हाँ इसमें एक समायोजन भी देखिए, 5वां समायोजन अपने किताब में है, अदत्त वेतन दिया है, देखिए 5वां समायोजन है, तो इसमें प्लस कर देते हैं, प्लस अदत्त वेतन, क्योंकि चुकाना बाकी है, अदत्त यानी चुकाना बाकी, तो अदत्त वेतन दिया है तो उसको प्लस कर देंगे इसमें 3,000, इस तरह से वेतन हो गया कितना 10,500 हो गया चुकाना बाकी के साथ। अब ये समायोजन जो हुआ चुकाना बाकी, वो वेतन जो है उसको हम दायित्व में दर्शा देंगे, तो पक्की तलपट के दायित्व में लिख देंगे, और वो चालू दायित्व है चुकाना शेष वेतन, वहाँ कितना बता देंगे 3,000। तो इस तरह से इसके दो असर भी हो गए साथ में, समायोजन के साथ पूरा हो गया है। उसके बाद आता है वेतन के बाद है डूबत ऋण, तो हमने दर्शा दिया है, ये 1,200 रुपये पहले लिख दिया है। उसके बाद है लेनी हुंडी, लेनी हुंडी पक्की तलपट में आएगा, चालू संपत्ति गिना जाएगा, तो लेनी हुंडी चालू संपत्ति के रूप में हम लिखेंगे यहाँ पर, तो चालू संपत्ति में लेनी हुंडी बताएंगे, तो लेनी हुंडी रकम है 20,000, तो इस तरह से लेनी हुंडी की रकम है 20,000 लेनी हुंडी। और लेनी हुंडी के बाद आपकी किताब में दिया है
व्यापार खर्च, तो व्यापार खर्च है तो उसको हम लाभांश खाते में दर्शाएंगे। अब लाभांश खाते में व्यापार खर्च आप प्रबंधकीय खर्च में लिख सकते हो या बिक्री वितरण में भी दर्शा सकते हो, तो हम कहीं भी दोनों में से दर्शा सकते हैं इसके अंदर। तो व्यापार खर्च, तो व्यापार खर्च इसमें हमारा कितना बताना है, 5,900, वो रकम यहाँ बताएंगे। व्यापार खर्च 5,900 ये दर्शा दिए। और उसके बाद व्यापार खर्च के बाद रोकड़ शेष दिया हुआ है, तो संपत्ति में चालू संपत्ति दर्शाएंगे। तो चालू संपत्ति में के रूप में रोकड़ शेष है 6,000, तो ये चालू संपत्ति में 6,000 हो गया। उसके बाद है स्टॉक, 31/3 यानी अंतिम स्टॉक है, तो सीधा हम यही दर्शा देंगे। तो यहाँ हमने चालू संपत्ति में हेडिंग किया है अंतिम स्टॉक, तो अंतिम स्टॉक हुआ 73,000। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि हमारा उधार पक्ष का सारी बाकियाँ हमने लिख दिया, लाभांश खाते में और पूंजी का पक्की तलपट में जहाँ पे आना था उसको कर दिया, और हमने साथ साथ समायोजन भी कर दिया। और आप चाहें तो पहले एंट्री करके फिर समायोजन बाद में करें, ऐसा भी कर सकते हैं आप, जैसा आपको सुविधाजनक लगे ऐसा काम करने का इसके अंदर। तो ये हमारी सारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई उधार पक्ष की। अब चलते हैं जमा पक्ष में। जमा पक्ष में सबसे पहले पूंजी दिया है ब्रह्मा और विष्णु की, तो पूंजी के लिए हम पूंजी खाता बनाए हैं। तो पूंजी खाता में इसको बताएंगे, तो ब्रह्मा की पूंजी है 55,000, तो इसकी शुरुआत देखिए 1,4,16, 1,4,16 को पूंजी दर्शाएंगे। तो 1,4,16 को पूंजी है ब्रह्मा की 55,000, विष्णु की 45,000, तो यहाँ दर्शा देंगे ब्रह्मा में 55,000 और विष्णु में 45,000, दोनों की पूंजी दर्शा दिए। उसके बाद ब्रह्मा की लोन है, तो ब्रह्मा की लोन पक्की तलपट में चलेंगे और वहाँ दायित्व पक्ष में ब्रह्मा की लोन, तो ब्रह्मा की लोन यहाँ पर जो दिया वो रकम लिख देंगे। इसके अंदर 50,000 दिया हुआ है, तो यहाँ हमने 50,000 लिख दिया। अब ये आप लोग को समायोजन भी मैंने बताया था कि 6% ब्याज देना पड़ेगा 9 महीने का, तो 9 महीने का 6% ब्याज जैसे मैंने गणना आपको दिखाया, तो उस गणना के अनुसार उसको 6% ब्याज गिनेंगे तो 2,250 ब्याज आता है। तो ब्रह्मा की लोन का ब्याज ब्रह्मा की लोन में जोड़ सकते हो, अथवा उसको अन्य जिम्मेदारी में अलग से बता सकते हो। जैसे यहाँ लोन का ब्याज इसका अलग लिख दिया है, तो आप अलग भी लिख सकते हो, और चाहे तो लोन में जोड़ के लिखो तो भी चलेगा। तो दो तरह एंट्री कर सकते हो। तो एक असर यहाँ आ गया, चुकाना बाकी ब्याज लोन पर या लोन का ब्याज, और दूसरा लाभांश खाते के उधार पक्ष में। तो लाभांश खाते के उधार पक्ष में इसको हम लिखेंगे, तो ये अपने ऐसा बोलें तो वित्तीय खर्च जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ लिख सकते हैं वित्तीय खर्च में लोन का ब्याज, लोन का ब्याज जो हमने 6% गिना वो, बराबर, तो वो रकम यहाँ लोन का ब्याज हम 2,250 यानी 2,250 दर्शा देंगे, ये लोन का ब्याज। तो लोन का ब्याज भी कंप्लीट हो गया। अब आता है प्राप्त बट्टा, तो प्राप्त बट्टा आवक है, तो लाभांश खाते में जमा पक्ष में लिखा जाएगा। तो प्राप्त बट्टा इसमें दिया है 400 रुपया, तो यहाँ प्राप्त बट्टा यहाँ में बता देंगे 400 रुपया। और उसके बाद लेनदार दिया है, तो लेनदार तो पक्की तलपट के दायित्व में, जिसको हम क्या बोलते हैं, चालू दायित्व, तो चालू दायित्व के रूप में दर्शाएंगे, वो रकम है 25,000। तो ये चालू जिम्मेदारी में लेनदार 25,000 ये दर्शा। समायोजन नहीं है, सीधा रकम बाहर लिखते जाने का है, समायोजन हो तो अंदर लिख करके हल करना पड़ेगा। उसके बाद है कमीशन, कमीशन को फिर से हम चलेंगे लाभांश खाते में। तो लाभांश खाते में जमा है तो जमा पक्ष में कमीशन लिख देंगे, और कमीशन की रकम यहाँ दर्शाएंगे जमा पक्ष में 2,500। यहाँ समायोजन है, रकम अंदर लिखेंगे 2,500, और समायोजन पढ़ेंगे तो समायोजन है 500 कमीशन मिलना बाकी है, तो 500 मिलना बाकी है, तो ये देखिए प्लस मिलना बाकी प्लस कर देंगे इसमें, और इस तरह कमीशन कितना हो गया, कुल 3,000 हो गया। और ये 500 मिलना बाकी जो है वो कहाँ चला जाएगा, पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में मिलना बाकी कमीशन 500 रुपया, ये 2 असर हो गई इसकी कमीशन की। उसके बाद किताब में देखेंगे देनी हुंडी दिया है, तो देनी हुंडी अपनी जिम्मेदारी है, तो चालू जिम्मेदारी के रूप में लिखेंगे, और देनी हुंडी है 5,000। तो ये देखिए यहाँ चालू जिम्मेदारी में देनी हुंडी कितना बता दिए, 5,000। और देनी हुंडी के बाद है व्यापार खाता। व्यापार खाता का मतलब मैंने बताया था आपको, वो सकल लाभ के जैसा है, तो उसको हम लाभांश खाते में दर्शा देंगे सीधा। रकम है 97,250, 97,250। तो इस तरह से इसको हमने यहाँ दर्शा दिया। तो ये देखिए हमने सारी एंट्री कर दिया उधार जमा पक्ष की, साथ साथ में जो समायोजन थे उसको भी मैंने हल कर दिए। अब इसके अलावा कोई समायोजन उसको चेक कर लेते हैं, जैसे मशीनरी पर घिसाई हो गई, फर्नीचर पर घिसाई हो गई, देनदारों में डूबपत्री भी हमने कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु को 5,000 4,000 वेतन देना है, तो चलिए अब यहाँ लिखते हैं इसको। तो इसको साझेदारों के पूंजी खाते में 31
3/17 को लास्ट डेट को वेतन, ब्रह्मा का वेतन है वार्षिक है 5,000, वार्षिक नहीं होता तो वार्षिक बनाना पड़ता, तो वार्षिक है तो वही लिख देंगे 5,000, और विष्णु का है 4,000। तो दोनों का वेतन लिख दिया हमने जमा। और इसको अब कहाँ ले जाएंगे हम, तो लाभांश वितरण खाते के उधार पक्ष में। ब्रह्मा का वेतन 5,000 और विष्णु का वेतन 4,000 वार्षिक, तो दोनों मिला कितना हो गया 9,000। इस तरह से ये वितरण खाते में इसको हमको दर्शा देना है। एक समझने बचा था, ये हो गया। कमीशन का हमने एंट्री कर दिया था, और उसके बाद जो है अदत्त वेतन था उसकी भी एंट्री अपने सब हो गई है। तो लगभग हमने सारी एंट्रियां लगभग कर दी हैं। अब देखते हैं टोटल जरा। तो अब चलो लाभांश खाता पहले है, तो लाभांश खाते का जमा पक्ष का योग करेंगे। तो इसका 1, 2, 3 रकम है इसके अंदर अपने पास जमा पक्ष में, तो इसका टोटल आएगा 1,06,50, ये इसका टोटल हो गया। और वही टोटल यहाँ दर्शाएंगे 1,06,50। और अब इसमें से ये सारी एंट्री माइनस करेंगे, जितनी एंट्री यहाँ इसमें है उसको माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करके लिखेंगे तो जो आएगा वो शुद्ध लाभ आएगा। तो इसका अंतर आएगा 68,750, 68,750। ये देखिए आपको शुद्ध लाभ मिल गया। सारी एंट्री को हमने दर्शा दिया इसके अंदर, तो ये शुद्ध लाभ मिला। अब ये शुद्ध लाभ को ले जाएंगे लाभांश वितरण खाते के जमा पक्ष में। शुद्ध लाभ लाभांश खाते से लाए 68,750। तो ये 68,750 जो है ये अपने लाभांश खाते का जो लाभ आया उसको दर्शा दिया। उसके बाद इसको बंद करेंगे तो टोटल यहाँ कुछ है नहीं, जमा पक्ष में वही आएगा 68,750। वही रकम यहाँ लाएंगे 68,750। और उसके बाद अब ये रकम क्या करेंगे, हम अंतर निकालेंगे। यहाँ तो एक ही एंट्री खाली 9,000 की है, तो 9,000 उसमें माइनस कर देंगे तो बचेगा 59,750, 59,750 ये रकम बचेगी। अब ये जो रकम आई इसको कहेंगे वितरण पात्र लाभ। इसको बांटेंगे तो हमारी किताब में दिया है दोनों साझेदारों का अनुपात, वो अनुपात है 3:2, ये अनुपात है। तो 3/5 और 2/5 पहले चैप्टर में सीखे थे कैसे बांटा जाता है। तो 3/5 2/5 करके बांटेंगे तो अपने देख रहे हैं कि विष्णु ब्रह्मा का आएगा 35,850, 35,850, और विष्णु का आएगा 23,900, 23,900। इस तरह से हमने इसको बांट दिया। अब ये जो वितरण पात्र लाभ है उसको हम ले आएंगे पूंजी खाते के जमा पक्ष में। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में वही डेट रहेगी, और यहाँ लिखेंगे हम वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र लाभ। ये रकम जो बांटा उसको लिखेंगे। तो एक को मिला 35,850 और एक को मिला 23,900। ठीक, ये दोनों एंट्री हो गई। और अब इसका टोटल कर देंगे। तो इसका टोटल करके और उसमें से फिर अंतर निकालेंगे, शेष अंतर आएगा बाहर। तो इसके अंदर अंतर निकालेंगे और ये अंतर यहाँ दर्शा देंगे। तो यहाँ पर अंतर आएगा 31/3 कौन सी तारीख आएगी 17, और ये 1/4/16 थे मान लो इसको। तो अंतिम अब इनका तीनों को टोटल करके इसमें से ये 5,000 घटाएंगे इसमें से। तो ये 5,000 इसमें से माइनस करेंगे तो जो रकम बचेगी वो रकम इसका अंतर आएगा, पूंजी खाते का शेष आएगा। तो इसका शेष आएगा 90,850, 90,850। उसी तरह से इन तीनों रकम को जोड़ेंगे, उसमें से 5,000 फिर वहाँ से माइनस करेंगे तो जो रकम आएगा वो अंतिम शेष कहा जाएगा 67,900 आएगा, 67,900 आएगा। ये जो दो रकम आई, ये रकम जो है वो साझेदारों का ये अंतिम शेष है, पूंजी खाते का अंतिम शेष है। और ये अंतिम शेष जो बचेगा इसको हम कहाँ ले जाएंगे, तो पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में, क्योंकि जमा शेष आया दोनों का, इसके हिसाब से दोनों रकम यहाँ बतानी पड़ेगी। और ये रकम यहाँ बताने के लिए एक का आएगा 90,850, पूंजी खाता 90,850, और इसका आ गया 67,900, 67,900। ये इनका जो रकम लिख देंगे यहाँ पर, इसको टोटल कर देंगे और 17,000, और इस तरह से 1,58,750 ये रकम आ गया। और उसके बाद यहाँ जो एंट्री है अब दोनों पक्ष में खाली जोड़ देना है, बस सारी एंट्री सब कंप्लीट है, बाहर है, कोई एंट्री अंदर नहीं रह गई है। इसको चेक करके और फिर इसको हम जोड़ देंगे। तो इसका टोटल करेंगे। अब जैसे संपत्ति पक्ष का टोटल करेंगे
तो इसका टोटल अपने 2,44,000, 2,44,000, और इसका भी टोटल वही आना चाहिए, लेकिन हम एक बार चेक कर लेंगे पहले। तो इसको चेक करेंगे दोनों का टोटल करके, तो फिर ये रकम भी हमारा कितना मिल रहा है, 2,44,000। इस तरह से अब ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। और ये हमारा लाभांश वितरण खाता, लाभांश वितरण खाता, और उसके बाद साझेदारों का पूंजी खाता। इसका टोटल हम नहीं लिखे हैं अभी, इसका टोटल होगा, ये टोटल यहाँ पूरा कर देंगे इसको। तो इस तरह से लाभांश खाता, लाभांश वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, और दूसरा क्या बन जाएगा, साझेदारों की पक्की तलपट। और ये गणना जो है, ये गणना आप दर्शाते हो तो ठीक है, नहीं दर्शाओगे तो कोई ऐसा नहीं, लेकिन हम इसको दर्शा लें तो अच्छा रहता है। पहले हम समझन पढ़ करके गणना भी कर लें और उसके बाद खाता बनाकर उसके अंदर एंट्री करें। तो इस तरह से आपको स्टेप ख्याल आ गया होगा। सबसे पहले सवाल को अच्छी तरह पढ़ लेने का, पढ़ने के बाद जरूरी खाते बना देने का और जरूरी गणना कर लेना होता है। उसके बाद समझन एक बार समझ लिया जाता है, और समझन समझ करके जैसे जैसे एंट्री करते जाओ आप साथ साथ में समझन भी करते जाओ, अथवा पहले आप पूरी एंट्री कर लो और बाद में आपको जो है एक साथ में समझन कर देने का होता है। तो आपका ये प्रश्न नंबर 8 तुम्हारे स्वाध्याय का जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसको समझ करके फिर आपको इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है।